नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जब से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी को बहुमत दिलाने और तीसरी बार सत्ता में वापस सरकार बनने की भविष्यवाणी की है, तब से लगातार विपक्ष में बौखलाहट और खलबली देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि विपक्ष के कई सारे ऐसे नेता हैं और ऐसे पत्रकार हैं जो कि ये दावा कर रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की है उसमें कोई भी दम नहीं है। सिर्फ प्रशांत किशोर लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और जो 2 चरण का चुनाव है उसको लेकर के भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बीजेपी इस बार सत्ता में नहीं आने वाली है। आपको बता दें, दरअसल इन दिनों प्रशांत किशोर जो है कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म में इंटरव्यू दे रहे हैं, जहां पर वो ये दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार भी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करेगी और केंद्र में सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5 चरण बीत चुके हैं और सिर्फ 2 चरणों का ही चुनाव बाकी है। चुनाव के बीच बीजेपी को सीटों को लेकर के तमाम दावे किए जा रहे हैं और इस बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ओर से यह कहा गया है कि बीजेपी 370 तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन हाँ, बहुमत का जो आंकड़ा है यानी कि 303 सीटों के ऊपर ही आंकड़ा पा पाएगी। वहीं राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने पीके का दावा काटते हुए ये कहा कि यह कतई संभव नहीं होगा। योगेंद्र यादव ने कहा कि मैं अपने 35 साल के तजुर्बे से ये कह रहा हूं कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने वाला और कम से कम 50 से अधिक सीटों का नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ेगा। आपको बता दें कि इसके अलावा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर विपक्ष के लीडर्स को कवर करने वाले पत्रकार हो, वो भी बकायदा प्रशांत किशोर के इस बात को लेकर के अपनी बौखलाहट जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी ये कहा कि खाकी निक्कर के ऊपर धोती पहनकर कितना नौटंकी करोगे, तुम्हारे मन का मैल सबने देख लिया है। इसी के साथ ही पत्रकार रोहिणी सिंह कहती हैं कि चूंकि प्रदीप गुप्ता हर दूसरे दिन अपनी राय बदलते रहते हैं और केवल लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं, इसलिए अब प्रशांत किशोर को शेष चरणों के लिए माहौल बनाने के लिए तैनात कर दिया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पिछले दिनों देखने को मिला था कि कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी बकायदा इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राय व्यक्त की थी और ये कहा था कि प्रशांत किशोर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कंसल्टेंट है और उनकी बातों का मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती। अगर किसी नेता ने ये बात कही होती तो मैं इस पर जवाब दे सकती थी, लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपनी राय बदलते रहते हैं उनसे उनकी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब प्रशांत किशोर की बातों का कोई यकीन नहीं करने वाला। आपको बता दें, दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी की 272 सीटें तो कतई नहीं आ रही है। योगेंद्र यादव प्रशांत किशोर के दावे पर यह बोलते हैं, कहा कि मैंने देखा है कि प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक रुझानों को अलग रखकर मूल्यांकन करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर उस तरीके का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की छवि को डेंट लगा है, इसके बाद भी 303 से सीटें बढ़ेंगी, ये बात तर्क संगत नहीं लगती है। इस दौरान योगेंद्र यादव ने कहा कि कई राज्यों में इस बार बीजेपी को नुकसान हो रहा है। उनकी ओर से खास तौर पर बिहार का जिक्र किया गया। योगेंद्र यादव ने कहा कि कम से कम 15 से अधिक सीटों का नुकसान हो रहा है। बंगाल के बारे में उनकी ओर से कहा गया कि कांग्रेस वहां मुकाबले में है ही नहीं और मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही बराबरी का है। तेलंगाना में इस बार बीआरएस मुकाबले में उस तरीके से नजर नहीं आ रही है। योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी को कहीं से बहुमत नहीं मिलने वाला। वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी की सीटें 370 तो नहीं आएंगी, लेकिन 303 से कम भी नहीं आने वाली। उन्होंने बताया कि बीजेपी कैसे 300 का आंकड़ा पार करेगी। दरअसल बंगाल, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी की 15 से 20 सीटें बढ़ सकती हैं। एक टीवी चैनल से बातचीत में हाल ही में प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई पहली बार ऐसा नहीं जब विपक्ष ने मौका खोया हो। मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारत जैसे देश में अगर आप विपक्ष में हैं तो ये मौका आपके पास हर 1-2 साल में आता ही रहता है।
आपको बता दें, इसके अलावा प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से बातें कही शुरू में, जब इलेक्शन शुरू होने वाला था 19 अप्रैल को पहले चरण का वोट होना था, इससे पहले माहौल बनाया जा रहा था कि जो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हिस्सा है वहां पर जो किसान हैं, जाट है, वो काफी ज्यादा बीजेपी से नाराज है। इसी के साथ ही जब दूसरे चरण का चुनाव होने को आता है तब यह माहौल बनाया जाता है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में और खासकर पूरे उत्तर प्रदेश में जो ठाकुर हैं, जो राजपूत हैं, वो भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। लेकिन अब जब प्रशांत किशोर ने अपने दावे पेश किए तो उन्होंने कहा कि जो बातें चल रही थी, फिर चाहे वो किसानों की नाराजगी हो या फिर राजपूतों की नाराजगी हो, तो सीधे तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी से किसी भी वर्ग को कोई नाराजगी नहीं है। और अगर हम देखें तो अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो लोकसभा चुनावों में अधिकतर जो मतदाता है वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को देख करके ही वोट देता है। वो एक सांसद को नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि आखिर उनके वोट देने से देश में प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, जिसकी वजह से ये बातें कही जा रही है। और इसी के साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी बात दोहराई कि न सिर्फ बीजेपी जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में है, बल्कि उत्तर हो या पश्चिम हो, दक्षिण हो, हम तमाम राज्यों की अगर बात करें तो वहां पर भी बीजेपी काफी अच्छे से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। अब ये जो दावे प्रशांत किशोर की ओर से किए गए हैं, जाहिर तौर पर इसको लेकर के विपक्ष में बौखलाहट देखने को मिल रही है। जहां पर विपक्ष इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ रहा है और उनका यह दावा है कि इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में अब बीजेपी की वापसी तो केंद्र में नहीं होने वाली है, बल्कि इंडिया अलायंस की सरकार इस बार केंद्र में बनेगी। लेकिन कई सारे मीडिया हाउसेस के जो सर्वे हो या फिर खुद प्रशांत किशोर का आंकलन हो, उसके मुताबिक बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रही है और प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से बार बार इंडिया अलायंस से मुद्दे उठा रहा है, फिर चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, इसको लेकर के लोगों का ये कहना है कि मुद्दा जो है वो राष्ट्र हित का मुद्दा है। खासकर राम मंदिर का मुद्दा भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने रखता है बीजेपी के लिए, जिसकी वजह से एक चुनाव जो है वो पूरी तरीके से अलग होता हुआ नजर आ रहा है। और जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए हैं वो लोगों के बीच में काफी ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे हैं और लोग उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से विपक्ष के द्वारा मुद्दा उठाए जाना पूरी तरीके से व्यर्थ जा रहा है। आपको बता दें कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं तब तो उन्होंने एक अलग ही सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो जाएंगे, अगर वो चुनाव जीत भी जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे, बल्कि अमित शाह को बनाया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो रिटायर हो जाएंगे जिस तरीके से बीजेपी की पॉलिसी है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का और साथ ही बीजेपी को करीब से जानने वाले, देखने वाले लोगों का यह कहना है कि बीजेपी ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। और जहां तक बात अगर हम नरेंद्र मोदी की करें तो उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और वो ही बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में 2024 क्या 2029 में भी प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ेंगे और वो ही प्रधानमंत्री बनेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।